हेलो गाइस, मैं विकी कुमार एक बार फिर लेके आया हूँ आपको अपने चैनल एडुटेक में। और आज मैं अपने स्टूडेंट्स के कहने से लेके आया हूँ केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और आज मैं बताऊँगा कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाले चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उनके बारे में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो जैसे इसका हिंदी में हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर होती क्या है। तो केमिकल रिएक्शन वो होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस में फिजिकल एग्जिस्टेंस में चेंजेस आती हैं, उसे उसके केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और अगर इसी केमिकल रिएक्शन को हम सिम्बायोलॉजिकली अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये उसका इक्वेशन होती हैं। जो मैं अभी लिख भी रहा हूँ वही। Any change occurs in the physical state of any substance is called reaction, and the symbiological representations of reaction is called equation. अब अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहला एग्जांपल इसमें आपका आता है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम कॉइल। जो मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो इसका रिएक्शन होगा आपका Mg+O2 gives Mg 2MgO और 2Mg से। अब अगर एक और एग्जांपल देखें, ये 5-5 लाख रुपया ना दे देना, गुजरात में एक आदमी नहीं दिखता मजदूर वर्ग। तो उसमें आपका ऑक्सीजन का वाटर, वो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ मिक्सअप होकर वाटर भी बनता है। और अब हम बात करेंगे समीकरणों को लिखने का या रासायनिक अभिक्रियाओं को हम कैसे लिखते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला आपका यूज देखना होता है आपको किसी भी केमिकल रिएक्शंस को लिखने के लिए। कि पूरे रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, दोनों ही साइड, उत्पाद और रिएक्टेंट के साइड, दोनों ही साइड आपके परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अब यही मैं इंग्लिश में कहूँ तो द नंबर ऑफ
particles of atom will be same on both sides, that is reactant and product. Number of atom on each side, that is product and reactant, will be equal. और एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो आपका यहाँ एग्जाम्पल पड़ता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जैसे मैंने लास्ट में भी दिया था। और ये आपका एक बैलेंस इक्वेशन होता है जिसके अंदर आपके लेफ्ट एंड राइट दोनों ही साइड नंबर ऑफ एटम्स सेम होते हैं हर एक एलिमेंट्स के। अब आगे बात करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड की, जिसके बेसिस पे हम किसी रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस या केमिकल रिएक्शंस, इसके कुछ रूल्स होते हैं जो अभी मैं नीचे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला ये मैं अब रूल लिखूँगा कि जो भी आपका कोई रिएक्शन है उसके चारों साइड आपको एक बॉक्स ड्रॉ कर देना है, जिससे कि वो लिमिटेड रहे कि और आपको ये पता चले कि इस एलिमेंट के लिए मेरे पास केवल यही बॉक्स है, या इस बॉक्स में हमारे पास ये एलिमेंट्स और इतने इतने नंबर्स में हैं। इसमें मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ। तो फर्स्ट ड्रॉ द बॉक्स अराउंड ईच एलिमेंट्स, ये फार्मूला। जैसे मैं रिएक्शन लिखता हूँ, आयरन प्लस H2O गिव्स फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe3O2O4 एंड प्लस H2। अब मैं इसके आउटसाइड में बॉक्स अरेंज करता हूँ। बॉक्स बनाने के लिए ये मैंने बॉक्स बना दिया। अब मैं सेकंड रूल लिखूँगा और सेकंड रूल के अकॉर्डिंग तो जो आपका अनबैलेंस रिएक्शन है उसमें आपको प्रत्येक यानी मतलब जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं या आपका फार्मूलाज है उनके तत्वों को काउंट करना है कि उस तत्व के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है उस ओवरऑल रिएक्शन में। और ये आपको दो बेसिस पे रखना है कि रिएक्टेंट के साइड में कितने हैं और प्रोडक्ट के साइड कितने हैं। अच्छा, अभी मैं लिख के दिखाऊंगा नीचे। तो मेरा जैसे अभी मैं दोबारा लिख दूँ, लिस्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, the number of atoms of different element
अब इसमें देखते हैं कि हमारा पहला एलिमेंट क्या है, तो आयरन है, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा अपना है ऑक्सीजन। सेम ऐसे ही मैं राइट हैंड साइड के लिए भी लिख देता हूँ, जैसे मैंने LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट, RHS प्रोडक्ट, और ये मैं साइड में लिख देता हूँ, ये रिएक्टेंट के लिए है आपका और ये आपके प्रोडक्ट के लिए। अब मेरे पास रिएक्टेंट में आयरन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं और प्रोडक्ट में ये तीनों एलिमेंट्स कितने हैं, ये मैं अब यहाँ काउंट करके लिख दूँगा। जैसे रिएक्टेंट में मेरे पास आयरन 1 है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, और प्रोडक्ट में रिएक्टेंट 3 है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन मेरे 4। अब मैं नेक्स्ट रूल यहाँ लिखूँगा। तो नेक्स्ट रूल में हम देखते हैं कि सबसे पहले अब इसके अंदर आपको अपना ऑक्सीजन बैलेंस करना होता है, या फिर यूँ समझे तो सबसे पहले अगर आपको आसान करना है तो जिसके भी परमाणु संख्या सबसे अधिक हैं पूरे मतलब समीकरण के अंदर, तो सबसे पहले आप उसको बैलेंस करें। जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ कि जैसे परमाणु संख्या वाले यौगिक को संतुलित करें। ऐसे मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, फर्स्टली मोर कन्वीनियंट for more convenience to start with the compound that contain maximum number of atom या element। तो चलिए अब मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। अब हम बात करें अगर बैलेंसिंग करने के लिए, तो इसमें सबसे बड़ा अगर एलिमेंट देखा जाए तो Fe3O4 है, और इसलिए हम पहले इसके Fe3O4 में से ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। और ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मैं आगे लिखूँगा फॉर ऑक्सीजन अब अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में गिने तो ऑक्सीजन में हमारे पास रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 4। तो इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें, क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल मेथड है तो इसमें आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करके पुटअप करना है, तो हमें अपने बैलेंसिंग इक्वेशंस को कंटिन्यू करने के लिए ऑक्सीजन को अगर हम बैलेंस करना चाहते हैं तो हमें रिएक्टेंट को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ फॉर बैलेंसिंग O2 मल्टीप्लाई रिएक्टेंट H2O बाय 4। H2O को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा वाटर ऑक्सीजन जो है वो हमारा बैलेंस हो जाएगा। और अब मैं यहाँ नीचे ऑक्सीजन का केवल बैलेंस रिएक्शन अब लिखूँगा। अभी मैं दिखाता हूँ, ये Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। और अब मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करूँगा, और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए फिर से मैं दोबारा देख लूँगा कि रिएक्टेंट के साइड मेरा हाइड्रोजन कितना है और प्रोडक्ट के साइड हाइड्रोजन कितना है। तो रिएक्टेंट में मेरे टोटल 8 हैं और प्रोडक्ट में केवल 2 है। अब हाइड्रोजन को अगर बैलेंस करना है तो हमें मल्टीप्लाई किसको करना है, प्रोडक्ट को, और किससे, तो 4 से। वही मैं अभी लिखूँगा फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस
मल्टीप्लाई प्रोडक्ट बाय 4। For balancing the chemical reaction multiply product S2 in product by 4। अब मैं 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल रिएक्शन होगी वो मैं लिख रहा हूँ Fe + 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2। अब मेरा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। और अब हम सबसे आखिरी एलिमेंट यानी कि आयरन के बारे में बात करेंगे और यहाँ आयरन को बैलेंस करेंगे। और अब आयरन को बैलेंस करने के लिए आयरन को भी सबसे पहले ऐसे ही जैसे हमने बाकियों को भी काउंट किया, लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि आपके रिएक्टेंट में और राइट हैंड साइड यानी कि प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ आयरन है वो यहाँ अभी मैं लिख के बताता हूँ। जैसे आयरन हमारे रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट के अंदर हमारे 3 है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऐसे देखें तो हमारे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के इक्वल करने के लिए 3 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वही अब मैं लिखता हूँ फॉर बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शंस मल्टीप्लाई Fe in reactant by 3। थोड़ा गलत हो गया, वो मैं एक साइड में अलग ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ ताकि 3 आपको प्रॉपर समझ में आए। और अब मैं आयरन के लिए बैलेंस इक्वेशन लिखूँगा 3Fe + 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2। और अब मैं ओवरऑल बैलेंस इक्वेशन लिखूँगा ओवरऑल बैलेंस इक्वेशंस के लिए आपको डायरेक्टली जो भी आपने ऊपर अबव लास्ट रिएक्शन बैलेंस किया है वही मैं यहाँ पूरा लिख दूँगा। 3Fe + 4H2O gives Fe3O4 प्लस H2। अब ओवरऑल बैलेंस इक्वेशंस के बाद हमें अगर बैलेंस इक्वेशन चेक करना है तो चेक करने के लिए हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों साइड के टोटल नंबर ऑफ एटम को मैच कर लेना चाहिए कि वो दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं है। अगर इक्वल हैं तो आपका बैलेंसिंग इक्वेशन ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपको उसको रीचेक करना पड़ेगा। और अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शंस की। और टाइप ऑफ रिएक्शन में करीब 5 या 6 डेफिनेशंस हैं, वो मैं 1 बाय 1 यहाँ आपको समझाऊंगा। इससे सबसे पहला अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ आता है आपका संयोजन अभिक्रिया। यानी कि कॉम्पोजिशन रिएक्शन। सॉरी, कॉम्बिनेशन, मीनिंग एक ही है। इस अभिक्रिया के अंदर होता क्या है, तो 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। वही मैं यहाँ नीचे डेफिनेशंस लिखूँगा। व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट और compound combine to form single product is called combination reaction। अब इसके तौर पर अगर एग्जांपल देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड और H2O है जो कि मिलकर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं।
और जिसको हम क्विकलाइम कहते हैं, यानी कि बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको हम स्लेक्लाइम कहते हैं, यानी कि बुझा हुआ चूना, जो मैं अब लिख भी रहा हूँ, बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना। अब एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ दोबारा से, तो एक ही आपका कार्बन और ऑक्सीजन का भी है, जिससे मिलकर आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सेम इसी तरह आपका फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। गैस फॉर्म में ही आपस में रिएक्ट करते हैं जब भी आपका प्रोडक्ट लिक्विड बनता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, यानी कि नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन में। वो है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस होती हैं जिस रिएक्शंस के अंदर कोई हीट रिलीज़ होती है, यानी कि अगर हम कोई रिएक्शन करते हैं तो उसके अंदर से ऊष्मा बाहर की ओर निकलती हैं। जैसे अगर हम वो चूने और पानी को मिक्सअप करते हैं तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीट निकलती हैं, तो वो भी एक इसी प्रकार का उदाहरण है। अब मैं इसकी हिंदी में बोले तो ये होती हैं आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। अब मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ। अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज इन फॉर्म ऑफ लाइट और फैंटम। फैंटम कहते हैं पार्टिकल्स ऑफ लाइट्स को या बंडल्स ऑफ लाइट्स को। वो आप 11th में जाके आगे पढ़ेंगे। और नेक्स्ट रिएक्शन है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जिसको कहते हैं ऊष्मा उत्सेची। और ये वह अभिक्रियाएँ होती हैं जिन अभिक्रियाओं को करने के लिए आपको अलग से ऊर्जा देना पड़ता है। जैसे मैं अभी इसका डेफिनेशन लिखूंगा। अब डेफिनेशन लिखता हूँ। अ रिएक्शन इन विच carrying out by the help of heat, electricity and temperature is called endothermic reaction. अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, ये तो बात हो रही थी हम लोग की एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस की, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक के अंदर आपको हीट की ज़रूरत पड़ती है तो दूसरे में आपको हीट रिलीज़ होता है। और अब हम नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करें तो वो है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और विस्थापन अभिक्रिया।
इसको मैंने हिंदी में नहीं लिखा क्योंकि मोस्टली इजी वर्ड हैं तो याद रहते हैं। और इसके अंदर होता है कि कोई एक आपका सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है 2 एंड मोर सब्सटेंस में या प्रोडक्ट में, वो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। एग्जांपल अगर मैं देखूं तो एग्जांपल में आपका ये फेरस सल्फेट है जो कि ब्रेक डाउन होके फेरिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज होता है। जैसे मैं लिख भी रहा हूँ अब फेरिक सल्फेट फेरस ऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो नेक्स्ट आपका यहाँ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको अगर हम हीट करते हैं तो हीट करने से वो आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है। और ये क्विकलाइम फॉर्मेशन में यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो AgCl यानी और आपका सेम ऐसे ही बिहेव करता है आपका AgBr, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। और जो आपका सिल्वर ब्रोमाइड का रिएक्शन है वो बेसिकली ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। देखिए मैं यहाँ नीचे मेंशन भी कर देता हूँ। above reactions used in ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी या क्रोमेटोग्राफी वगैरह तो इसी मेथड से यूज़ होती हैं फोटोग्राफी। आगे अब अगर हम नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करें तो आपका नेक्स्ट अभिक्रिया आती है इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। की विस्थापन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया के अंदर एक सिंगल रिएक्टेंट आपका किसी कंपाउंड के आयंस को डिस्प्लेस करके अपना कंपाउंड फॉर्मेशन करता है और ये आपकी बेसिकली डिपेंड करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ पे। तो इसके लिए आपको अपना रिएक्टिविटी सीरीज़ याद रखना होगा जो कि मैं अभी आगे यहाँ बताऊँगा आपको। तो ये मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। सिंगल एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, कि कोई एक सिंगल एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है तो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती हैं। अब इसके भी अगर एग्जांपल देखें तो जैसे आपका आयरन है और कॉपर सल्फेट है, अगर हम इसको हीट के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो आपका फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर आपका प्योर फॉर्म में रिलीज हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट आपका रिएक्शन आती है डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्विविस्थापन। और इसको वैसे आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपके दोनों ही अलग अलग कंपाउंड्स एक दूसरे के आयन्स को एक्सचेंज करके अलग अलग और एक दूसरे का कंपाउंड बनाते हैं। जैसे अभी मैं एग्जांपल लूँगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ, ऑल्सो कॉल्ड आयन एक्सचेंज रिएक्शंस बिकॉज इन दिस रिएक्शंस टू कंपाउंड्स displace or share their ions or elements with each other। और म्यूचुअल शेयरिंग भी कहते हैं इसको, यानी कि दोनों की सहमति से ये होता है। अब इसका एग्जांपल अगर देखें तो ये आपका यहाँ सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का है, जो कि एक दूसरे को डिस्प्लेस करके सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनाते हैं, जो कि मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, बेरियम सल्फेट और प्लस सोडियम क्लोराइड। इन कंपाउंड्स के मैं नाम लिख दूँ। ये बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शंस में। और नेक्स्ट रिएक्शन आता है आपका उससे पहले मैं एक बार आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ बता दूं। और रिएक्टिविटी सीरीज़ या रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट जो है वो आपको बेसिकली ये हेल्प करता है कि कौन सा रिएक्टेंट या कौन सा एलिमेंट आपके किस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है और किस एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ये मैं मोस्ट रिएक्टेंट या रिएक्टिव से लेके लीस्ट रिएक्टिव के ऑर्डर में इनको अरेंज कर रखा है। तो सबसे पहले आपका आता है लिथियम, पोटेशियम, स्कैंडियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, स्कैंडियम, कोबाल्ट, निकल, लेड, हाइड्रोजन, आर्सेनिक, बिस्मिथ, कॉपर, Hg यानी कि आपका पारा जो होता है, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। ये थे आपकी रिएक्टिविटी सीरीज जिसमें मैंने ये टोटल एलिमेंट्स को लिखा है और ये एरो हेड करके शो कर रहा हूँ कि आपका किस डायरेक्शन में आपको इसको देखना है। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है आपका? तो बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अंदर आपका गेन ऑफ
ऑक्सीजन और लूज ऑफ हाइड्रोजन होता है, जिसका मतलब कि कोई कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ जुड़कर अपना नया कंपाउंड बनाता है और अपना हाइड्रोजन एलिमेंट या आयन लिबरेट करता है। सेम ऐसे अगर हम रिडक्शंस की बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसके अंदर होता है आपका लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। ये तो बात हो रही थी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों अलग अलग। अब अगर हम इन दोनों को ही एक साथ पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और अब चलिए उसके बारे में बात करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। पहले इनके कुछ मैं एग्जांपल समझा दूँ। जैसे ऑक्सीडेशन के लिए मैंने ये कॉपर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो आपका बना कॉपर ऑक्साइड। फिर अगर मैं रिडक्शन की बात करूँ तो जो आपका कॉपर ऑक्साइड बना है, अगर हम उसको वापस H2 से रिएक्ट करवा देते हैं तो वो वापस प्योर फॉर्म में कॉपर और H2O में लिबरेट हो जाता है, यानी कि ये आपका रिवर्स रिएक्शन शो करता है। अब बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का। तो रेडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही टेक प्लेस होती हैं। तो इसका मैं एक एग्जांपल यहाँ लिखा हूँ, जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O। तो जो आपका यहाँ हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज होके वाटर बना रहा है, यानी कि आप चैन होकर, और यहीं आपका जो आपका कॉपर ऑक्साइड है वो रिड्यूस होकर प्योर फॉर्म में कॉपर रिलीज कर रहा है। तो ये था आपका एग्जांपल रेडॉक्स रिएक्शंस का। और अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि और डिस्कस करते हैं, जानते नहीं हैं बल्कि डिस्कस करते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा पूरे चैप्टर में। चलिए एक एक करके बात करते हैं, और अगर आपको इनमें से आंसर्स पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला हमने टॉपिक पढ़ा था केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस आपकी क्या होती हैं। सेकंड टॉपिक पढ़ा था हमने एक मिनट। सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा था बैलेंसिंग या बैलेंस इक्वेशन। जिसमें हमने हिट एंड ट्रायल मेथड को बारे में जाना था। और तीसरा टॉपिक था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि टाइप ऑफ रिएक्शंस के अंदर हमने बात की थी। मेन टॉपिक्स को मैं केवल डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ। और फोर्थ टॉपिक था हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिफ्थ टॉपिक था एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये दोनों मैं एक साथ ही लिख रहा हूँ ताकि कि आप इसको कोरिलेट करके पढ़ सकें। और छठा टॉपिक था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, जिसके अंदर आपका सिंगल एलिमेंट किसी दूसरे कंपाउंड के आयंस को डिस्प्लेस करके अपना कंपाउंड क्रिएट करता था। 7 टॉपिक था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसके अंदर दो अलग अलग कंपाउंड एक दूसरे के आयन को एक्सचेंज कर रहे थे।
और 8वां और आखिरी टॉपिक था हमारा रेडॉक्स रिएक्शन, जिसके अंदर हम लोगों ने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस के बारे में पढ़ा था। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा मैं साइंस के नए चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।